नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दैनिक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आए हुए सभी छात्र छात्राओं को आज एक नए वीडियो एवं पाठ के साथ उनको ज्ञानवर्धक चीजें मिलेंगी, मतलब वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मानव में पाचन तंत्र। प्रश्न यह उठता है कि पाचन किसे कहते हैं, मतलब डाइजेशन क्या है। व्हाट आर डाइजेशन, मतलब पाचन तंत्र क्या है। तो आप कहोगे पाचन एक जैविक प्रक्रिया है। पाचन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें आघुलनशील, ध्यान देना, जिसमें आघुलनशील आघुलनशील तथा अविसरणशील अविसरण जिसमें आघुलनशील और अविसरणशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील और विसरणशील बनाया जाता है। तो आप कहोगे पाचन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अघुलनशील अविसरणशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील और विसरणशील बनाया जाता है। प्रश्न आएगा या प्रश्न ये आपके मन में होगा कि अघुलनशील पदार्थ का मतलब क्या होता है। अरे दोस्त, सिंपल सी बात है कि जो घुले ना, जो विलेय ना हो, वो क्या होगा? आपका अघुलनशील पदार्थ होगा। अविसरणशील, विसरण का मतलब होता है कि जो विसरित ना हो, जो फैले ना। अविसरणशील का मतलब होता है जो विसरित ना हो, जो फैले ना, उसे हम कहेंगे अविसरण। तो आप कहोगे पाचन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अघुलनशील अविसरणशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील और विसरणशील बनाते हैं या बनाया जाता है। इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। मानव में पाचन तंत्र निम्न भागों द्वारा या पदों द्वारा संपन्न होता है। पहला हम कहेंगे मुख में पाचन या मुख गुहा में पाचन। पहला क्या कहेंगे? मुख में पाचन या मुख गुहा में पाचन। दूसरा है आपका ग्रसनी में पाचन। दूसरा क्या है? ग्रसनी में पाचन। फिर आगे हम बात करते हैं तो ग्रास नली में पाचन, ग्रास नली में पाचन। फिर आगे हम देखेंगे तो हो गया आपका आमाशय में पाचन, और आमाशय के पाचन के बाद गृहिणी में पाचन। फिर आएगा छोटी आंत में पाचन, बड़ी आंत में पाचन। और जो भोज्य पदार्थ नहीं पच पाते हैं, उनका पाचन नहीं हो पाता है, उन्हें मलाशय और मल द्वार के द्वारा या गुदा द्वार के द्वारा उन्हें हम बाहर कर देते हैं। तो मानव में इस प्रकार, मतलब विभिन्न चरणों में पाचन प्रक्रम संपन्न होते हैं। तो हमने समझा पाचन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अघुलनशील अविसरणशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील और विसरणशील बनाया जाता है। पाचन निम्न पदों द्वारा संपन्न होता है, जिसमें पहला पॉइंट हमने देखा मुख गुहा में पाचन, दूसरा ग्रसनी में पाचन, तीसरा ग्रास नली में पाचन, और चौथा आमाशय में पाचन, गृहिणी में पाचन, छोटी आंत में पाचन, बड़ी आंत में पाचन, मलाशय और मुख गुदा द्वार द्वारा जो भी अपचित पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। आपके मन में प्रश्न होगा दोस्तों कि वही बात हमने 2 बार रिपीट किया। देखिए दोस्तों, ये मेन हेडिंग है, ये मेन पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आपको याद रहेंगे ना, तो आप लोग परिभाषा बना के जो भी हम समझाएंगे उसको आप लोग समझ जाओगे, परिभाषा बना के लिख लोगे। आइए हम बात करते हैं पहले पॉइंट की कि मुख गुहा में पाचन कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मुख गुहा में पाचन, तो दोस्तों मुख गुहा में होता क्या है कि मुंह में, मतलब मानव का जो मुंह होता है, मुंह में लार मिलती है, लार में एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है टायलिन एंजाइम। टायलिन एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है? टायलिन एंजाइम। तो एक बात का ध्यान देना कि मानव के मुंह में लार पाई जाती है और लार में एक एंजाइम मिलता है, उसे हम टायलिन एंजाइम कहेंगे। तो आपने क्या देखा कि मानव के मुख में जो लार मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? उसका मतलब उसमें जो एंजाइम होता है वह टायलिन एंजाइम होता है। इसको हमने यहाँ पर देख लिया। और यह टायलिन एंजाइम करता क्या है? आपके मन में प्रश्न होगा कि टायलिन एंजाइम का काम क्या होता है। तो जो स्टार्च होता है उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? टायलिन एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। तो हमने ये देखा, ऐसे लिख लो यहाँ पर स्टार्च, और यहाँ पे लिख लो टायलिन एंजाइम। टायलिन एंजाइम ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। तो आपने देखा
कि जो मुख गुहा में या मुख में लार मिलती है, लार में मिलता है टाइलिन एंजाइम, और टाइलिन एंजाइम जो स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में बदलता है। किसको? स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। तो हमने यहाँ पर इस बात को समझा। अब देखिए मुख गुहा में पाचन कैसे होता है। मनुष्य अपने हाथों की सहायता से भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को मनुष्य अपने हाथों की सहायता से भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को मुख में रखता है, मुंह में रखता है। मुंह में रखने के बाद मुंह में मिलती है लार। अभी हमने आपसे कहा कि मुंह में सलाइवा मिलता है और वह भोजन के टुकड़े मुंह में मिलने वाली लार से सन जाते हैं। वे भोजन के टुकड़े मुंह में मिलने वाली लार से सन जाते हैं और सनने के बाद भोजन लसदार व गीला हो जाता है। भोजन लसदार व गीला हो जाता है और जो स्टार्च रहता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। स्टार्च मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि स्टार्च ग्लूकोज में शरीर के किस स्थान में बदलेगा या पाचन तंत्र के किस भाग में बदलेगा, तो उत्तर होगा मुख में ही स्टार्च का ग्लूकोज में बदलाव हो जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि मनुष्य हाथों की सहायता से भोजन को या भोजन के टुकड़े को, छोटे छोटे भोजन के टुकड़े को मुख में रखेगा और मुंह में लार मिलती है, लार से भोजन गीला हो जाता है और जीभ के द्वारा मानव भोजन को उलट पलट कर उसे दांतों की सहायता से और बारीक कणों में तोड़ देता है और पीस देता है। उसके बाद अब यह भोजन लुगदी के रूप में बदल जाता है। अब यह भोजन लुगदी के रूप में बदल जाता है और मानव इसे क्या करता है, मानव इसे इसके द्वारा ग्रसनी के द्वारा, मानव इसे ग्रसनी के द्वारा क्या करता है, निगल लेता है। काल्पनिक समझिए कि भोजन यहाँ पे हमने रखा, फिर ये छोटे छोटे भागों में से टूट गया, छोटे छोटे भाग में टूट गया। अब यहाँ से होते हुए आएगा और यहाँ पर जब आएगा और यही भाग क्या है, यही भाग कहलाता है ग्रसनी। यही भाग क्या होगा, ऐसे लिख दीजिए ग्रसनी, यही भाग है ग्रसनी। तो भोजन मतलब यहाँ पे आता है और यहाँ पर आने के बाद भोजन इस भाग में आएगा, निकल लेंगे, निकलने के बाद फिर भोजन आगे की ओर बढ़ता है। और ये जो रचना है, ध्यान देना, ये जो रचना है ऐसे दिखाई जा रही है, इसका मतलब ये है आहार नाल। ये क्या है, भोजन का मतलब लाने वाली नली है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। क्या कहेंगे, जिसे हम आहार नाल कहेंगे। आहार नाल से आते हुए ऐसे भोजन आता है, आहार नाल से होते हुए भोजन आता है आमाशय में। भोजन कहाँ आएगा, आमाशय में। तो हमने पहला पॉइंट देखा मुख गुहा में पाचन। अब हम बात करेंगे कि ग्रसनी में पाचन। तो ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग होता है जहां पर लुगदी के रूप में बना हुआ भोजन आता है और इसे हम आसानी से निगल लेते हैं। अब जब भोजन को हम निगल लेते हैं तो यही भोजन अब कहाँ बढ़ता है, ग्रास नली की ओर बढ़ता है। अब निगला हुआ भोजन ग्रास नली की ओर बढ़ता है और ग्रास नली में विशेष कोई पाचक एंजाइम नहीं होते। ग्रास नली में पाचक एंजाइम कोई नहीं होते हैं, लेकिन ग्रास नली पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक पाइप होती है और इसमें भोजन खिसकता हुआ नीचे की ओर आता है और आमाशय में गिरता है। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि ये नली क्यों होती है, तो ये नली होती है जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की गति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति, जिसे हम क्रमाकुंचन या पेरिस्टोलिसिस गति कहते हैं। इस गति के द्वारा भोजन आगे की मतलब ऊपर से नीचे की ओर आता है और जैसे ही भोजन नीचे की ओर आता है वैसे नली पर दबाव पड़ता है तो नली फूल जाती है और जब भोजन चला आता है तो नली पुनः सिकुड़ जाती है। तो हमने यहाँ पर इस बात को हमने समझा। मेरे दोस्त, एक बात को ध्यान देना आप कि जब भोजन ग्रसनी से ग्रास नली में आता है तो वहाँ पर कंठ होता है। अब आप कहोगे कंठ क्या है, कंठ एक लचीली पत्ते की तरह रचना होती है और जिसका काम यह होता है कि वो भोजन को श्वास नली में ना आने दे। जिसका काम यह होता है कि वह भोजन को श्वास नली में ना आने दे, अन्यथा भोजन के कण श्वास नली में आएंगे, उसमें जीवाणु विषाणु पनपेंगे और श्वास नली के माध्यम से फेफड़े को और श्वास नली को संक्रमित कर देगा। इसलिए जो पत्ते की तरह लचकदार रचना होती है, लचीली रचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। और कंठ के माध्यम से ही क्या होता है, भोजन आपका आसानी से वायु नाल में या आपके श्वास नाल में नहीं जाता और आहार नाल में चला आता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जब भोजन कहाँ आता है, आमाशय में आता है, तो यहाँ पर एक वाल्व मिलता है जिसे हम
मतलब यहाँ पर एक वाल्व मिलेगा जिसकी खास विशेषता यह होती है कि यह भोजन को ऊपर से नीचे की ओर तो आने देगा। जिसकी खास विशेषता यह होती है कि यह भोजन को ऊपर से नीचे की ओर तो आने देता है, लेकिन आमाशय में आए हुए भोजन को फिर से वापस नहीं जाने देता है। आमाशय में आए हुए भोजन को फिर से वापस नहीं जाने देता है। आमाशय की दीवारों से, मतलब जो आमाशय ये बना हुआ है, आमाशय की दीवारों से कुछ द्रवित पदार्थ का स्राव होता है, जिससे भोजन किस रूप में, अम्लीय रूप में बदल जाता है। तो आमाशय की दीवार से क्या क्या स्रावित होता है, HCl निकलता है। आमाशय की दीवार से HCl निकलता है, साथ ही साथ निकलता है आपका जठर रस, जठर रस निकलता है। तो आमाशय की दीवारों से, भित्तियों से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस निकलता है। अब ये दोनों रस मिलकर के भोजन को क्या करते हैं, भोजन को अम्लीय बना देते हैं, और जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु विषाणु रहते हैं उनको भी मार देते हैं। तो पुनः ध्यान दीजिएगा, जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस का स्राव होता है, और ये रस भोजन में मिल जाते हैं। भोजन में मिलने से भोजन में जो आए हुए जीवाणु विषाणु रहते हैं वे मर जाते हैं, और भोजन का मंथन होता है। यहाँ पर भी क्रमाकुंचित गतियाँ होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन बहुत बारीक बारीक कणों में, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन बहुत बारीक बारीक कणों में टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है, यह लुगदी के रूप में बदल जाता है। अब भोजन आगे की ओर बढ़ता है, और यहाँ पर भी ये क्या मिलता है, यहाँ पर भी एक कपाट या वाल्व मिलता है। यहाँ पर भी क्या होता है, कपाट या वाल्व पाया जाता है। इसकी खास विशेषता क्या होती है, इसकी खास विशेषता यहाँ पर यह होती है कि भोजन के कण को यहाँ से तो आने देगा, मतलब यहाँ से इसमें आने देगा, लेकिन यहाँ मतलब पुनः फिर लौट के इसमें नहीं जाएगा। फिर से देखो, भोजन के कण को आमाशय से आगे की ओर, मतलब गृहिणी में आने देगा। आमाशय से भोजन गृहिणी में आने देगा, लेकिन गृहिणी से वापस नहीं आने देगा। इस वाल्व की विशेषता होती है। अब देखिए, यहाँ पर बना है यकृत। अब यकृत से क्या होगा, यकृत से मतलब यकृत में होता है पित्तरस, और पित्तरस से क्या स्रावित होगा, पित्ताशय स्रावित होगा। ध्यान देना, यकृत में होती है क्या, यकृत में होती है आपकी पित्ताशय होता है, पित्ताशय से पित्तरस का स्राव होता है, और पित्तवाहिनी के माध्यम से, और पित्तवाहिनी अथवा पित्त नली के माध्यम से यह गृहिणी में आकर के गिरता है। तो सुनिए, ये क्या है, ये रचना यकृत है, ये इतनी रचना क्या है, यकृत है, और ये जो रचना है इसे हम कहेंगे पित्ताशय, और ये जो है ये पित्त नली है। फिर सुनिएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की रचना को हम यकृत कहते हैं, और ये जो रचना लिखा है पित्त नली, मतलब ये जो ऐसे पाइप बनी हुई है इसे हम पित्त नली कहेंगे, और यहाँ पर जो अंडाकार रचना बनी हुई है इसे हम क्या कहेंगे, पित्ताशय कहेंगे। और यहाँ पर देखिए पित्ताशय, अब पित्ताशय में होता क्या है कि बहुत मात्रा में पित्तरस इकट्ठा होता रहता है, यह इकट्ठा हुआ रहता है, और यही पित्तरस पित्त वाहिनी से होते हुए या पित्त नली से होते हुए कहाँ आता है, अग्नाशय में आता है, मतलब अग्नाशय की वाहिनी में आकर के गिरता है। ये है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय की ग्रंथि से अग्नाशयी रस का स्राव होता है। अग्नाशय की ग्रंथि से अग्नाशयी रस का स्राव होता है। तो भोजन क्या करेगा, मतलब ये सभी आकर के इसमें मतलब यहाँ पर मिलेंगे, और आमाशय से निकला हुआ भोजन भी आकर के यहाँ पर इकट्ठा रहता है। मान लीजिए क्या है, आमाशय से निकला हुआ भोजन है, और यकृत से मतलब यकृत से पित्तरस आकर भोजन में मिलेगा, ये भी आके भोजन में मिलेंगे, और इधर से जो आ रहा है वो भी भोजन में आकर के मिलेगा। अर्थात भोजन यहाँ पर क्या होगा, क्षारीय रूप में बदल जाएगा। अर्थात यकृत से पित्तरस स्रावित होता है, और अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है। ये दोनों रस आकर के गृहिणी में गिरते हैं, और गृहिणी में आए हुए भोजन में मिल जाते हैं। ये दोनों रस गृहिणी में आकर गिरते हैं, और गृहिणी में आए हुए भोजन से मिल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन कैसे हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। और भोजन में जो मतलब कठिन या मतलब जो अम्लीय माध्यम में जीवाणु विषाणु नहीं मरे थे, वे जीवाणु विषाणु यहाँ पे मर जाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर, अब भोजन यहाँ से होते हुए कहाँ की ओर प्रस्थान करेगा, तो अब भोजन यहाँ से होते हुए हमारा भोजन जाएगा छोटी आंत में,
अब यहाँ से होते हुए भोजन हमारा जाएगा छोटी आंत में और भोजन का यहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो आइए हम देखते हैं, जो हमने हेडिंग लिया था तो हमने चौथी हेडिंग को समझा आमाशय में पाचन, फिर हमने देखा गृहिणी में पाचन। गृहिणी में हमने यही कहा कि आमाशय से भोजन निकलता है और गृहिणी में आकर रुकता है, और गृहिणी में ही ऊपर से ऊपर मतलब जो यकृत होती है, यकृत की पित्तवाहिनी से पित्तरस और अग्न्याशय से आमाशयी रस आकर के गृहिणी में गिरता है, जिससे भोजन क्षारीय हो जाता है, जीवाणु विषाणु मर जाते हैं। अब यह भोजन छोटी आंत की ओर चलता है। तो अब हम देखेंगे छोटी आंत में पाचन। अब हम बात करेंगे छोटी आंत में पाचन। तो दोस्तों ये हमारी मतलब यहाँ से शुरू होती है छोटी आंत, और छोटी आंत जो होती है उसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और यहीं पर जो प्रोटीन होते हैं, ध्यान देना, छोटी आंत में जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल और पेप्टाइड में बदल जाते हैं। तो प्रोटीन जो होगा, प्रोटीन ये जो होते हैं ना, ये अमीनो अम्ल और पेप्टाइड में बदल जाते हैं। पेप्टाइड में क्या होते हैं, पेप्टाइड में बदल जाते हैं। तो हमने देखा छोटी आंत में जो अमीनो अम्ल होते हैं वह किस में बदल जाते, सॉरी, जो प्रोटीन होती है वह अमीनो अम्ल और पेप्टाइड में बदल जाती है। और छोटी आंत की भित्तियों मतलब दीवारों में से ये जो छोटी छोटी दीवारें बनी होती है इस प्रकार की रचना, इसमें ऐसे रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर पाए जाते हैं जिनका काम होता है कि भोजन के पचे हुए भागों का ये शोषण कर लेते हैं या अवशोषण कर लेते हैं। भोजन के जो पचे हुए भाग होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा आदि, इन सब का शोषण कर लेते हैं। और शोषण करने से क्या होता है कि उनका पाचन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इस बात को समझा। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जो अपचित पदार्थ रहता है, जो बिना पचा हुआ भोजन रहता है, उस भोजन को बड़ी आंत की ओर ढकेल दिया जाता है या पहुंचा दिया जाता है। फिर से देखिएगा, छोटी आंत एक पाइप की तरह रचना होती है। यह लंबाई में तो अधिक होगी लेकिन इसका व्यास कम होता है, इसी कारण से इसका नाम छोटी आंत पड़ा है। यह क्या होता है, लंबाई तो इसकी अधिक होती है लेकिन इसका व्यास बहुत कम होता है, इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। और यह शरीर में कुंडलित होकर ऐठी गैठी हुई रूप में भरी रहती है, जिससे फैलाने पर काफ़ी लंबी हो जाती है। अब जब भोजन को मतलब पूरी तरह पचा लेते हैं यहाँ पर, और पचाने के बाद इसे हम क्या करते हैं, पोषक पदार्थों को इसके कहाँ पे, छोटी आंत की रसांकुर में या दीवारों से शोषण कर लिया जाता है। और जब उसका शोषण कर लेते हैं तो इसे हम क्या करते हैं, अपचयित भोजन को बड़ी आंत की ओर ठेलते हैं या ढकेलते हैं। जब भोजन बड़ी आंत की ओर जाता है तो बड़ी आंत में निम्न भाग पाए जाते हैं। लेकिन आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि छोटी आंत के कौन कौन से भाग हैं, तो मेरे दोस्त यहाँ पे समझना जरूरी है, इसीलिए अभी हमने छोटी आंत की बात कर रहे हैं। छोटी आंत में हो आपके जैसे भाग हो गया आपका इलियम। छोटी आंत में कौन भाग होता है, इलियम हो गया, जेजुनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गए, जेजुनम हो गए, और इससे मतलब कुल 3 भाग होते हैं। आइए हम इसके लास्ट भाग की भी बात करते हैं। इसका तीसरा भाग है ड्यूडिनम। क्या है, ड्यूडिनम। ये इसके 3 भाग हो गए। तो जो छोटी आंत है उसके 3 भाग होते हैं, पहला इलियम, जेजुनम और ड्यूडिनम। ये आपके इसके 3 भाग हुए। उसी प्रकार जो बड़ी आंत होती है उसकी भी कुछ रचनाएं होती हैं, उसके भी कुछ भाग होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप कहो कि पहले हम देखेंगे बड़ी आंत में पाचन। तो बड़ी आंत में जो पाचन होता है वह आपका मतलब यहाँ से अपचित भोजन आगे की ओर आकर यहाँ मिलता है, ये बड़ी आंत है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी रसांकुर पाए जाते हैं, जो भोजन में मिलने वाले पानी का अधिकांश भाग क्या कहते हैं, सोख लेते हैं, जिससे जो हमारा मल रहता है वो कैसे हो जाता है, अर्ध ठोस के रूप में हो जाता है। और यहाँ से बढ़ते हुए हमारा मल क्या होता है, आगे की ओर गति करता है। तो इससे हम आरोही कोलान कहेंगे। मल ऐसे आगे की ओर बढ़ेगा, इसे हम आरोही कोलान कहेंगे। फिर ये क्या है आपका, ट्रांसवर्स कोलान है, ये अवरोही कोलान है, ध्यान देना, अवरोही कोलान है। और ये सिग्माइड कोलान है। तो हमने देखा कि हमारा यहाँ से अपचयित भोजन, जो पचा हुआ भोजन नहीं था, जिसका पाचन नहीं हो पाया, वह भोजन ऐसे आते हुए आगे की ओर बढ़ा। यहाँ से बढ़ने के बाद फिर भोजन यहाँ की ओर गया, और बाद में भोजन यहाँ से होते हुए ऐसे आकर यहाँ पे इकट्ठा हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मतलब इस स्थान को हम मलाशय कहते हैं। और यह क्या है, यह है आपका गुदा द्वार। यह क्या है,
गुदाद्वार। तो जो अपचित भोजन होता है ऐसे आते हुए आता है और पानी का शोषण हो जाता है और अर्थ ठोस के रूप में मल प्राप्त होता है, जो मलाशय में इकट्ठा होता रहता है और गुदाद्वार के द्वारा मानव इसे समय समय पर बहिक्षेपण प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर कर देता है। इस प्रकार मानव में पाचन प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है। तो हमने देखा कि जो मलाशय होता है यह एक पेशीय रचना होती है, जिसमें जो मल बनता है वह समय समय पर आकर वह इकट्ठा होता रहता है। जैसे जैसे मात्रा में मल बनेगा वैसे वैसे इकट्ठा होता रहता है और बाद में गुदाद्वार के द्वारा मानव इसे समय समय पर बहिक्षेपण द्वारा परित्याग कर देता है। तो इस प्रकार हमने देखा मानव में पाचन प्रणाली को। तो चित्र को आप एक बार फिर सही से देख लीजिएगा। ये आपके सामने चित्र है, ये पूरा चित्र है इसका, हमने ये देखा। और उसके बाद हेडिंग को हमने देखा कि मानव में पाचन तंत्र, जिसमें प्रमुख हेडिंग इस प्रकार से लिखी गई है और चित्र का ब्यौरा भी इस प्रकार से है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे।